My name is Sunny Gupta and I am here to teach you computer network. In the previous lectures, I have discussed about a functionality of data link layer that is called error control. And now we will discuss about another functionality of a data link layer that is called flow control. So we are discussing about the data link layer. One functionality is error control, another functionality is data flow control, and another one we will discuss in the future videos, access control. So we have discussed about error control in the previous lectures. I have discussed about error detection techniques as well as error correction techniques, that is Hamming code. Now we will discuss about another functionality of data link layer that is called flow control. Now we will understand what is flow control and why it is required in data link layer between sender to receiver, and we will discuss different approaches to control the flow between sender to the receiver. So let us start it. First, let us understand what is flow control और क्या है फ्लो कंट्रोल और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फ्लो कंट्रोल क्यों जरूरी है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, क्यों जरूरत पड़ रही है और क्या है फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स या दो स्टेशंस के बीच में, दो नोड्स के बीच में डेटा के कंट्रोल को फ्लो कर रहा है। डेटा का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं फ्लो कंट्रोल की हेल्प से। फ्लो कंट्रोल किसे कह रहे हैं कि जो दो नोड्स हैं उनके बीच में जो डेटा का फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड को कम करना या बढ़ाना, उसे कंट्रोल करना कह रहे हैं। तो कंट्रोल करने से क्या मतलब है, दो नोड्स हैं, एक नोड ए एक नोड बी सपोज, तो नोड ए की जो स्पीड है वो बी से ज्यादा है। मैंने कह दिया नोड ए की स्पीड सेंड करने की स्पीड बहुत ज्यादा है और बी की रिसीव करने की स्पीड कम है, बहुत कम है। तो रिसीव जो सेंडर है, ए सेंडर है, एक नोड जो है वो सेंड करे जा रहा है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि उसकी स्पीड तेज है। लेकिन जो रिसीवर है वो स्लो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है। इतनी देर में उसने 4 पैकेट भेज दिए, वो एक पैकेट को पकड़ रहा है। तो यहां पे क्या होगा कि वो भेजे जा रहा है, लेकिन रिसीवर जो है उसकी स्पीड कम होने के कारण वो सारे पैकेट्स को कैच नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, और कुछ जो पैकेट्स हैं, जो फ्रेम्स हैं, वो लॉस्ट हो जाएंगे या करप्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, कुछ आएंगे नहीं, मिसिंग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक लगानी होगी, कुछ ऐसे अप्रोच का यूज करना होगा जिससे कि वो सेंडर जो है, सेंडर की जो स्पीड है वो मैच करे कि जो रिसीवर की स्पीड है वो दोनों को मैच कराने की हम कोशिश करेंगे, कि ऐसा ना हो कि वो सेंडर भेजे जा रहा है और रिसीव एक पैकेट कर रहा है आधे घंटे में, वो आधे घंटे में 50 भेज दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है कि हमारे कुछ टोटल डेटा लॉस हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए हमें जरूरत है फ्लो कंट्रोल, फ्लो को कंट्रोल करने की। जो फ्लो है डेटा का उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस फंक्शनैलिटी से, जो कि फंक्शनैलिटी कौन सी लेयर की है, डेटा लिंक लेयर। तो अलाउज टू स्टेशंस वर्किंग ऑफ डिफरेंट स्पीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो अलग अलग स्पीड्स
जिनकी अलग अलग स्पीड्स है, सेंडर की अलग है, रिसीवर की अलग है, उन्हें आपस में अलाउ कर रहे हैं कि वो आपस में बातचीत कर सके। एक सेंडर की मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि इसकी तेज है स्पीड, इसकी रिसीव करने की कम स्पीड है, तो डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उसे हमें कंट्रोल करना है। उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे फ्लो कंट्रोल कह रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लाइन लिखवाई है, क्या करते हैं इसमें, रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट कैन सेंडर सेंड्स बिफोर इट वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे कंट्रोल करने के लिए कि हमने भेजे 50, हम अभी तक ऐसा कर रहे थे, सेंडर की स्पीड इतनी तेज है वो 10 पैकेट भेज दे रहा है, लेकिन जो रिसीवर है वो केवल उनमें से 5 को ही रिसीव कर पा रहा है, 5 बेकार जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या चाहिए, हमें एक फ्लो कंट्रोल करने की नीड है, इसलिए हम फ्लो कंट्रोल करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें कि हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने 10 पैकेट भेजे, तो हम कुछ देर के लिए रुके, वहां से जवाब आने दे कि हाँ भाई 10 हमें पहुंच गए, तो हम नेक्स्ट 10 भेज दें, ऐसा। या एक एक को भेज सकते हैं कि एक को भेजा, जब वो पहुंच जाएगा, जब दूसरा भेजेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो पहुंच गया, वहां पे पैकेट पहुंच गया, तो इससे डेटा लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, या क्या अलाउ करता है फ्लो कंट्रोल, कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट सेंडर कैन सेंस बिफोर इट वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। तो यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट का यूज कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट का यूज कर रहे हैं कि जब तक वो हमें नहीं बता देगा रिसीवर कि मुझे ये पैकेट मिल गया है या ये फ्रेम मिल गया है, तब तक मैं दूसरा नहीं भेजूंगा। तो एक्नॉलेजमेंट उसे कह रहे हैं, वो जवाब उधर से आ रहा है कि हाँ मुझे आपका जो मैसेज था वो मिल गया है, पैकेट जो फ्रेम था, जो डेटा था वो मिल गया है, अब वो ओके हो गया है, मेरी तरफ मुझे रिसीव हो चुका है। तो अब आप सेकंड भेज सकते हैं, थर्ड भेज सकते हैं, फोर्थ भेज सकते हैं, जो भी। तो यही बता रहा है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कि सेंडर जो है इतनी देर में, जो भी टाइम पीरियड है, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेंड कर सकता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करे। कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स, मैंने बताया ये तो है कि अब मैसेज जाएगा और उधर से एक्नॉलेजमेंट आएगा, कितने मैसेज के बाद, कितने फ्रेम रिसीव होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। वो 1 के बाद रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है या 10 के बाद लगा रहा है, 10 फ्रेम रिसीव हो गए तब एक्नॉलेजमेंट आएगा, या 50 पे लगा रहा है, वो देखने वाली बात है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने बताया, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि 10 फ्रेम के बाद आप 11वां तभी भेज सकते हैं जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी, या 5 फ्रेम के बाद आप 6ठा फ्रेम तभी भेज सकते हैं जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी, वरना नहीं भेज सकते, आप वेट करिए जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए रिसीवर से। तो फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, अब क्या क्या अप्रोचेस हैं, तो टू अप्रोचेस, देयर आर टू अप्रोचेस टू फ्लो कंट्रोल, देयर आर टू अप्रोचेस, 2 अप्रोच हैं फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म के टेक्निकली। क्या क्या अप्रोचेस हैं, सबसे पहला फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल, जो हम अभी पढ़ेंगे, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल। फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल क्या कह रहा है, सेंडर सेंड्स फ्रेम्स आफ्टर इट हैज रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस सेंड फ्रेम। जो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल है, 2 फ्लो कंट्रोल में अप्रोचेस हैं, एक तो फीडबैक बेस्ड, दूसरा है रेट बेस्ड। रेट बेस्ड जो कि नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होगा, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें जो पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल। इसमें क्या करना होता है, सेंडर सेंड्स फ्रेम आफ्टर इट हैज रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फॉर द प्रीवियस सेंड फ्रेम। क्या मतलब है कि जो सेंडर है वो
नेक्स्ट फ्रेम तभी सेंड करेगा जब वो प्रीवियस जो उसने फ्रेम सेंड करे थे उसकी एक्नॉलेजमेंट उसे मिल जाएगी। मींस उसने कुछ फ्रेम सेंड करे, वो वेट करेगा, फिर जब एक्नॉलेजमेंट उधर से आ जाएगी कि हाँ जो आपने पैकेट भेजे थे, जो आपने फ्रेम्स भेजे थे वो मुझे मिल गए हैं, तब वो नेक्स्ट फ्रेम रिसीवर को सेंड करेगा। तो ये फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल कहता है कि फीडबैक जब आ जाएगा कि हाँ मैं सही सलामत पहुंच गया हूं या वो सारे फ्रेम्स सही सलामत पहुंच गए हैं जो आपने भेजे थे, तो वो नेक्स्ट फ्रेम्स भेजने की तैयारी करेगा और सेंड करेगा। तो वो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल जो कि हम DLL में यूज करते हैं, मींस डेटा लिंक लेयर में। यूज इन DLL लिखा हुआ है मैंने, मींस डेटा लिंक लेयर में यूज होते हैं। दूसरा है रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल, जिसे हम यूज करते हैं नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में भी फ्लो कंट्रोल होता है, या नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट लेयर में भी फ्लो कंट्रोल होता है। तो वहां पे हम यूज करेंगे वो रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल का। तो इसे डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर वीडियोस में, हम इसे डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या पढ़ना है, फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी फंक्शनैलिटी फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर, फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर। अभी हम ये पढ़ना है, तो हम ये पढ़ेंगे फ्लो कंट्रोल इन DLL या डेटा लिंक लेयर, क्योंकि हमें पता है जो डेटा लिंक लेयर है वो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल का यूज करता है। फीडबैक आएगा तब नेक्स्ट फ्रेम सेंड होंगे, वरना वेट करेंगे। तो अब देयर आर 2 अप्रोचेस ऑफ फीडबैक बेस्ड टेक्निक्स, या फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। 2 टेक्निक्स हैं, 2 तरह की टेक्निक्स हैं फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल को कंट्रोल करने की। मैकेनिज्म कौन से यूज हो रहे हैं? 2 टाइप के टेक्निक्स हैं हमारे पास फ्लो को कंट्रोल करने की, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने की 2 टेक्निक्स हमारे पास है। कौन कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, दूसरी है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो 2 प्रोटोकॉल्स हैं फ्लो कंट्रोल के लिए, जिसमें पहली है स्टॉप एंड वेट, सेकंड है स्लाइडिंग विंडो। तो एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, और फिर स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि उसके भी 2 पार्ट होंगे स्लाइडिंग विंडो के, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, कि क्या होता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, कैसे वर्क करेगी, कैसे फ्लो को कंट्रोल करेगी डेटा की। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब नाम जैसा नाम है वैसे ही काम है, स्टॉप एंड वेट। अब इसमें होता क्या है, सबसे सिंपल और इजी प्रोटोकॉल है टू फ्लो कंट्रोल करने के सबसे इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी एक्यूरेट एल्गोरिथम या प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज कर रहे हैं फ्लो कंट्रोल को करने के लिए, जिसका हम यूज कर रहे हैं वेरी इजी। लेकिन कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे इसमें होता क्या है, सबसे पहले नाम के बारे में बात करें, स्टॉप एंड वेट। इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेम सेंड करा, सेंडर ने एक फ्रेम सेंड करके रुक गया, मींस स्टॉप हो गया। एक फ्रेम सेंड करने के बाद स्टॉप हो गया और वेट कर रहा है। कब तक वेट करेगा? जब तक रिसीवर की साइड से वो एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव हो जाएगी सेंडर को। तो स्टॉप एंड वेट, एक फ्रेम सेंड करा, स्टॉप हो गया, फ्रेम सेंड करना रोक दिया,
बंद कर दिया, हर एक फ्रेम के सेंड करने पे स्टॉप करेगा, फिर वेट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से जब आएगा फिर नेक्स्ट भेजेगा, फिर स्टॉप करेगा, फिर वेट करेगा, फिर वापस से दूसरा एक्नॉलेजमेंट तब आएगा, फिर तीसरा वापस से जब ही भेजेगा जब दूसरे का एक्नॉलेजमेंट उसे आ जाएगा। तो स्टॉप एंड वेट यही कह रहा है, यही इसका मैकेनिज्म है। द सेंडर सेंड्स अ फ्रेम एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सेंडर सेंड करेगा एक फ्रेम और वेट करेगा, स्टॉप कर देगा अपने सेंडिंग वाले मूवमेंट को। एक फ्रेम सेंड कर दिया, उसके बाद सेंडिंग जो फ्रेम्स को सेंड कर रहा था उसे स्टॉप कर देगा, रोक देगा। जब तक, कब तक रोक देगा? जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगी उस फ्रेम जो उसने सेंड किया है। तो क्लियर है? द सेंडर सेंड्स अ फ्रेम एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। और जब ये रिसीवर, दूसरे एंड पे रिसीवर रिसीव्स कर लेगा उस फ्रेम को एंड सेंड्स एक्नॉलेजमेंट। दूसरे एंड पे, रिसीवर के एंड पे रिसीवर रिसीव करेगा और एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और जैसे ही फिर सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी वो नेक्स्ट फ्रेम भेजने के लिए रेडी हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि जो रिसीवर है वो नेक्स्ट फ्रेम रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब मैं भेज सकता हूं उसे दूसरा फ्रेम। तो वही काम यहां करने का। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट सेंडर सेंड्स नेक्स्ट और अनदर फ्रेम। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद वो ये समझ जाएगा सेंडर कि जो रिसीवर है वो नेक्स्ट फ्रेम को पकड़ने के लिए, रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। तो वो सेंडर सेंड करेगा नेक्स्ट अनदर फ्रेम। तो वेरी इजी एंड सिंपल एंड एक्यूरेट मैकेनिज्म है, टेक्निक है, बहुत सिंपल है। ना ही सॉर्टिंग करनी, ना ही सर्चिंग करनी, एक फ्रेम जाना है, एक फ्रेम आना है। तो इसमें जो सेंडर का विंडो साइज है, जो विंडो साइज, सेंडर का विंडो साइज सेंडर का विंडो साइज जो है वो भी एक है, और जो रिसीवर का विंडो साइज है वो भी एक है। विंडो साइज किसे कह रहे हैं? विंडो साइज का मतलब वो कैपेसिटी, वो बफर कि कितने फ्रेम्स, नंबर ऑफ फ्रेम्स वो एक बार में सेंड कर सकता है। तो क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये कहती है कि जो सेंडर है वो केवल एक बार में एक ही पैकेट भेज सकता है और तब तक दूसरा नहीं भेज सकता जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। तो इसका जो फ्रेम साइज है, जो विंडो साइज है, इसे हम विंडो बोल रहे हैं कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, सेंडर की, रिसीवर की। सेंडर की सेंड करने की कितनी कैपेसिटी है, कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को वो एक साथ सेंड कर सकता है, या कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को वो, ये रेस्ट्रिक्शन, जो मैंने रेस्ट्रिक्शन वाली बात बताई थी कि रेस्ट्रिक्ट करता है द नंबर ऑफ फ्रेम्स that sender can send before it waits for an acknowledgement from the receiver। ये वो कैपेसिटी है जिसे हम विंडो साइज कह रहे हैं, वो कैपेसिटी है जिसमें सेंडर बिना एक्नॉलेजमेंट किए आए कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को सेंड कर सकता है। ऐसे ही रिसीवर के केस में है, उसका विंडो साइज, उसकी कैपेसिटी कितनी है, बिना एक्नॉलेजमेंट को भेजे रिसीव करने की कैपेसिटी कितनी है, एक बार में कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स को वो रिसीव कर सकता है, या एक बार में कितने नंबर ऑफ मैसेज को सेंड कर सकता है, वो सेंडर की विंडो साइज, कैपेसिटी। तो उसे हम विंडो साइज के नाम से जान रहे हैं। विंडो साइज सेंडर का विंडो साइज और रिसीवर का विंडो साइज दोनों ही एक है। तो केवल एक ही मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक फ्रेम ही सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। बिना एक्नॉलेजमेंट लिए केवल एक फ्रेम वो भेज सकता है एट अ वंस, एक बार में, जब तक फिर वो वेट स्टॉप हो जाएगा, दूसरा नहीं भेजेगा और वेट करेगा। इसलिए इसका नाम है स्टॉप एंड वेट।
तो हर एक फ्रेम को भेजने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा और वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। तो यही स्टॉप एंड वेट का फंडा है। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि कैसे यहाँ से मैसेज फ्रेम मूव हो रहे हैं सेंडर टू रिसीवर और फिर उधर से एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसमें दिखाया कि सेंडर और ये रिसीवर, ये सेंडर है, रिसीवर है। तो सेंडर एक फ्रेम सेंड कर रहा है। मैंने अभी 0 1 हटा दिया, मैं बताना चाहता हूं इसलिए मैंने 0 हटा दिया। इसने इसे सेंड करा, जब इसे रिसीव हुआ तो ये एक्नॉलेजमेंट वापस भेजेगा। इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ऐसे ही जैसे ही इसे एक्नॉलेजमेंट मिली, ये समझ गया कि जो हमारा रिसीवर है वो तैयार है नेक्स्ट फ्रेम को रिसीव करने के लिए। तब इसने ये एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद तब इसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड करा और फिर उसकी भी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। तो ऐसे काम कर रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस सबसे पहला फ्रेम ये, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आई, फिर फ्रेम दूसरा गया, फिर एक और एक्नॉलेजमेंट आई, फिर तीसरा जाएगा, फिर उसकी भी एक्नॉलेजमेंट आएगी। तो नंबर ऑफ विंडो साइज दोनों का 1 है। ये भी एक बार में केवल एक ही मैसेज को सेंड कर सकता है या एक ही फ्रेम को सेंड कर सकता है, और रिसीवर भी एक बार में एक ही फ्रेम को रिसीव कर सकता है। दोनों की कैपेसिटी एक है। तो अब क्योंकि इसमें स्टॉप एंड वेट इसका नाम है, स्टॉप हो जाता है एक के बाद एक फ्रेम भेजने के बाद, सेंड होने के बाद स्टॉप हो जाता है, वेट करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर वेट करता है नेक्स्ट फ्रेम भेजने के बाद। तो ये वेरीज बहुत स्लो हो जाता है, इफिशिएंसी इसकी बहुत कम हो जाती है। तो वेरी स्लो, ओनली 1 फ्रेम कैन बी सेंट एट वंस। तो ये इसका डिसएडवांटेज कि ये बहुत स्लो है, धीरे धीरे काम करेगा, इतना वेट करना पड़ेगा। एक पैकेट भेजा, एक फ्रेम भेजा और बैठ गए थक के, आने दो, वेट करेगा, फिर उधर से वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, फिर दूसरा सेंड करेगा, फिर दोबारा बैठ जाएगा। तो ये बहुत स्लो काम करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे नंबर हटा दिए कि फ्रेम 0 1 2 3 ये नंबर मैंने हटा दिए। क्यों हटाए? मैं इनमें एक प्रॉब्लम लाना चाह रहा हूं। तो 2 केसेस बन रहे हैं हमारे पास प्रॉब्लम के। 2 प्रॉब्लम के केस हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? फर्स्ट प्रॉब्लम ये कह रही है कि डेटा फ्रेम इज लॉस्ट बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इस फ्रेम भेजा सेंडर ने रिसीवर की तरफ, ये फ्रेम ये बीच में लॉस्ट हो गया। वो भेजा, चलो वो मिल गया, दूसरा जो भेजा वो दूसरा को मैं क्या कर रहा हूं, इसे लॉस्ट दिखा रहा हूं कि ये लॉस्ट हो गया, बीच में खो गया, कहीं पहुंचा नहीं रिसीवर के पास। ये मैंने लॉस्ट मैसेज दिखा दिया, लॉस्ट फ्रेम दिखा दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये प्रॉब्लम है डेटा फ्रेम इज लॉस्ट, या डेटा फ्रेम लॉस्ट होता है बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। सेंडर ने भेजा फ्रेम रिसीवर के पास पहुंचा नहीं। इस केस में क्या हो रहा है? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सेंडर जो है वो ये सोचेगा कि जो रिसीवर है वो बिजी है, वो किसी दूसरे फ्रेम को रिसीव करने में बिजी है, वो जवाब ही नहीं दे रहा, एक्नॉलेजमेंट आ ही नहीं रहा। लेकिन रिसीवर के एंड पे रिसीवर ये सोचेगा कि सेंडर ने कोई नया पैकेट भेजा ही नहीं है, नया फ्रेम भेजा ही नहीं है, क्योंकि सेंडर ने तो भेजा है। उसे थोड़ी ना पता है सेंडर को कि बीच में लॉस्ट हो गया, उसे नहीं पता, उसे कैसे कोई बताने वाला नहीं है। रिसीवर को मिला नहीं, तो वो ये सोच रहा है कि सेंडर ने कुछ भेजा ही नहीं। तो सेंडर ये सोच रहा है कि वो बिजी है, रिसीवर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी।
और रिसीवर ये सोच रहा है कि सेंडर मुझे कोई फ्रेम भेजे, मेरे पास आए, मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं एक्सेप्ट करने के लिए, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए, लेकिन मेरे पास आए तो सही, लेकिन डेटा तो बीच में ही लॉस्ट हो गया है। तो यहाँ पे सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है और जो रिसीवर है वो फ्रेम के आने का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में वो उसका वेट कर रहा है, वो उसका वेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसे बोलते हैं कंडीशन को डेडलॉक। तो यहाँ पे डेडलॉक वाली कंडीशन अगर हो जाएगी, डेटा फ्रेम इज लॉस्ट बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। अगर हम सॉल्यूशन ना लगाते तो, लेकिन हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लगा रखा है इसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो सॉल्यूशन क्या है? टाइमर इज अप्लाइड आफ्टर टाइम आउट, it will confirm the data has been lost। तो ये इस प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए कि जब अगर कहीं डेटा लॉस्ट हो जाता है बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, तो वो कब तक वेट करे डेटा के वो एक्नॉलेजमेंट आने का, रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट आने का कब तक वेट करे सेंडर। तो उसके लिए यहाँ पे टाइम आउट का कंसेप्ट आया, एक टाइम आउट दे दिया कि 10 मिनट का टाइम है आपके पास, या 5 मिनट का टाइम है आपके पास, या आधे घंटे का टाइम है आपके पास, कि इतनी देर तक आपको वेट करना है। अगर इतनी देर में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि या तो रिसीवर बिजी है, या फिर हमारा डेटा कहीं लॉस्ट हो गया है, या फिर हमारी एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गई है। दूसरा केस, ये अभी आऊंगा एक्नॉलेजमेंट लॉस होने वाले केस पे। तो ये पहला केस, इसका सॉल्यूशन अब हमने क्या करा, एक टाइमर दे दिया कि सेंडर के पास एक टाइमर है कि इतनी देर तक आपको वेट करना है। अगर टाइमर इज अप्लाइड, एक टाइमर अप्लाई कर दिया कि 10 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का, 7 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितने मिनट का भी टाइम है, कि डेटा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वेट करूंगा, मैं वेट वैसे भी करता हूं, अब भी करूंगा, लेकिन कब तक करूंगा? जब तक तो मैं कर रहा था कि एक्नॉलेजमेंट आने तक का वेट, अब मैं करूंगा जब तक वो टाइमर चल रहा है। अगर उसके बीच में एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो इसका मतलब वो पहुंच गया, लेकिन अगर क्योंकि वो डेटा लॉस हो चुका है तो अब तो सवाल ही नहीं है कि वहां से एक्नॉलेजमेंट आ जाए। तो टाइमर दे दिया कि 10 मिनट तक वेट करना है आपको, अगर 10 मिनट में नहीं आता तो आप रीसेंड करेंगे उसी पैकेट को, उसी फ्रेम को दोबारा से आप सेंड कर देंगे। तो दोबारा से भेज देगा सेंडर और फिर एक्नॉलेजमेंट। अगर डेटा फ्रेम वहां पहुंच जाता है तो, रिसीव हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट है। तो एक प्रॉब्लम का समाधान हमने निकाला, सॉल्यूशन मैंने दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अभी तो फ्रेम लॉस्ट हो गया था, फ्रेम भेजा सेंडर ने और वो लॉस्ट हो गया। दूसरे केस में क्या है कि फ्रेम भेजा, फ्रेम पहुंच गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो भेज रहा था रिसीवर सेंडर को वो लॉस्ट हो गई। ये वाला केस, ये लॉस्ट हो गया। एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट बिटवीन रिसीवर टू सेंडर। एक्नॉलेजमेंट, अब फ्रेम तो उसे रिसीव हो गया था, फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेम रिसीवर को रिसीव हो गया था, लेकिन उसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दी थी, लेकिन वो सेंडर तक पहुंची नहीं, बीच में ही कहीं खो गई, बीच में ही कहीं लॉस क्योंकि रिसीवर को तो पैकेट पहले से ही मिल गया था। तो यहां पे पैकेट्स की, फ्रेम्स की डुप्लीकेसी हो जाएगी। गलती किसी की भी नहीं है कि सेंडर को ये लगा कि भाई वो मेरा जो फ्रेम था वो रिसीवर के पास नहीं पहुंचा, जब तक टाइम आउट नहीं हुआ था, जब तक उसने वेट करा, जब तक टाइम आउट हो गया, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। और एक्नॉलेजमेंट मिलता कैसे? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया था बीच में, तो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो उसने वही फ्रेम दोबारा सेंड कर दिया। तो
रिसीवर को ये लगा कि ये न्यू पैकेट आया है, वो तो मैंने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया था, मिल ही गया होगा, तो नया फ्रेम आ गया है। तो यहाँ पे इन फ्रेम्स की डुप्लीकेसी हो जाएगी, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम निकल के सामने आई। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा गया कि हमने फ्रेम को या इनको जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो फ्रेम जा रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है, उन्हें एक सीक्वेंस नंबर दे दिया। तो सीक्वेंस नंबर एडेड टू द एवरी डेटा फ्रेम, हर एक डेटा फ्रेम पे एक नंबर दे दिया कि मैंने इसे कहा फ्रेम 1, इसे भी कहा फ्रेम 1, मैंने इसे कहा फ्रेम 1, इसे भी कहा फ्रेम 1, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट उसे मिली नहीं थी, टाइम आउट हुआ था, और टाइम आउट होता है तो वही फ्रेम वापस भेजेगा। तो वो एक्नॉलेजमेंट अब जो आएगी, जो अब एक्नॉलेजमेंट आएगी, वो फ्रेम 1 एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 1 के लिए आएगी। पहले जो आ रही थी वो एक्नॉलेजमेंट फ्रेम 2 के लिए आ रही थी, जो कि फ्रेम 2 था ही नहीं, जो कि फ्रेम 1 था। तो ये मैंने दोनों प्रॉब्लम लाके बताई, इसमें दोनों प्रॉब्लम सोल्व करी गई स्टॉप एंड वेट में। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे विंडो साइज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के अंदर दोनों का विंडो साइज 1-1 है। सेंडर केवल एक फ्रेम एक बार में सेंड कर सकता है, रिसीवर केवल एक फ्रेम को रिसीव कर सकता है एक बार में, और सेंडर एक फ्रेम सेंड करने के बाद वेट करेगा जब तक कि रिसीवर से उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता। एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो वो समझ जाएगा कि जो रिसीवर है वो नेक्स्ट पैकेट रिसीव करने के लिए रेडी है, और वो सेंड करेगा अनदर फ्रेम और नेक्स्ट फ्रेम। और यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर भी होगा कि हर एक फ्रेम नंबर, हर एक फ्रेम जो का एक सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा। जो पहले नंबर पे सीक्वेंस नंबर वो पहला, दूसरा फ्रेम, फिर एक्नॉलेजमेंट उसके लिए आता रहेगा, तब नेक्स्ट फ्रेम वो सेंड करता रहेगा। और एक और कंसेप्ट आया कि हर जो सेंडर के पास एक टाइम आउट टाइमर होगा, जो कि अगर कोई डेटा लॉस्ट हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाती है, तो उस केस में वो हमेशा के लिए वेट ना करता रहे एक्नॉलेजमेंट का, वो कुछ समय के लिए वेट करे, इसलिए यहाँ पे एक टाइम आउट टाइमर भी दिया गया है। तो ये सारे कंसेप्ट को मिला के स्टॉप एंड वेट एक इजी प्रोटोकॉल है, जिससे हम डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंडर एक साथ सारे ना भेजे, रिसीवर पे जो ओवरलोड ना हो जाए और डेटा लॉस ना हो जाए। इससे बचने के लिए हमने दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो कि फ्लो कंट्रोल इन DLL डेटा लिंक लेयर में दो तरह के अप्रोचेस, दो टेक्निक्स का यूज करेंगे। पहली थी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, दूसरी है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो बचा हुआ है इसका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी दो प्रोटोकॉल्स आती है, गो बैक एंड ARQ एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो उसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।